हेलो सभी को नमस्कार। हम आईएएस प्री और मेंस के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं। आज जो वीडियो हमारा बनेगा वो आईएएस प्री और मेंस के हिसाब से होगा, ठीक है। लेकिन वैसे बेसिकली ये आईएएस प्री के हिसाब से हम क्लास ले रहे हैं, लेकिन आप लोग नोट्स बनाते हुए पढ़ते हुए स्टडी करेंगे तो आपकी आईएएस प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल A+IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बिल्कुल न्यू टॉपिक है, फंडामेंटल ऑफ राइट, मौलिक अधिकार। हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार, यानी हम मौलिक अधिकारों की स्टडी करेंगे। संविधान के तहत मौलिक अधिकार का क्या मतलब है उसकी स्टडी आज हम करेंगे। इसमें विभिन्न अनुच्छेद की स्टडी करेंगे, कौन से अनुच्छेद किससे रिलेटेड है उसकी स्टडी करेंगे, और मौलिक अधिकार क्या होते हैं और मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं, और संविधान में इनका क्या मतलब है और संविधान में इनकी क्या उपयोगिता है, उसके बारे में भी आज हम स्टडी करेंगे। बेसिकली हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ राइट, ठीक है। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल ऑफ राइट, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इंग्लिश में कहते हैं इसे फंडामेंटल ऑफ राइट। क्लियर? देखिए, फंडामेंटल ऑफ राइट की स्टडी हम विभिन्न पॉइंट्स वार करेंगे। इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे और आप लोग पूरा मन लगा के, पूरा फोकस लगा के पढ़ें और पूरे तन मन धन से पढ़ें, ताकि आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। और सिविल सर्विस की प्रिपरेशन वेरी वेरी डीप की जाती है, तब जाके पता पड़ता है कि हमें टाइम का भी पता नहीं पड़ता है कि हमारी प्रिपरेशन कैसे हो रही है। प्रिपरेशन करते हुए टाइम कैसे निकल जाता है हमें उसका पता नहीं लगना चाहिए। ऐसे खो के बिल्कुल स्टडी आपको करनी है। तो ठीक है, तो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ राइट। इसकी विभिन्न पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे, पॉइंट्स वार स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो आपका सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक विस्तृत वर्णन किया गया है। विस्तृत वर्णन किया गया है। आप लोग समझते हुए स्टडी करें, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको समझें। मैं जो लिख रहा हूं उसको पहले मैं लिखूंगा, फिर समझाऊंगा, या फिर पहले समझा दूंगा फिर लिखूंगा। आप लोग समझते हुए लिखते हुए स्टडी करें, ठीक है। अनुच्छेद 12 व 13 में मौलिक अधिकारों की अनुच्छेद 12 व 13 में मौलिक अधिकारों की सामान्य रूपरेखा वर्णित है, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? देखिए, मौलिक अधिकार में जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है कि जो संविधान के भाग 3 में, संविधान के विभिन्न भाग है, हमने स्टडी की थी 395 अनुच्छेद की। उसमें मैंने भाग भी बताए थे आपको, विषय सामग्री बताई थी, और विषय सामग्री कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड है उसकी भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णन किया गया है। यानी संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों को वर्णन किया गया है, और उसका अनुच्छेद कौन सा है, 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। यानी 12 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद है वो मूल अधिकारों में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 12 व 13 में, जो अनुच्छेद 12 व 13 में मौलिक अधिकारों का सामान्य रूपरेखा वर्णित है। यानी 12 व 13 में मौलिक अधिकारों को सामान्य रूप से बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे का पॉइंट है आपका, संविधान सभा ने सरदार पटेल की अध्यक्षता में
संविधान सभा में सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन किया। एक परामर्श समिति का गठन किया, ठीक है। बाद में जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया। एक उप समिति का गठन किया गया। क्लियर? परामर्श समिति और उप समिति की सिफारिशों के आधार पर परामर्श समिति और उप समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक अधिकार को सम्मिलित किया गया। संविधान में मौलिक अधिकार को सम्मिलित किया गया। क्लियर? देखिए ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है? संविधान सभा में, जो संविधान सभा की स्टडी हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। संविधान सभा में सरदार पटेल की अध्यक्षता में, सरदार पटेल का पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं अपन, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसको अपन परामर्श समिति कहते हैं। परामर्श समिति का मतलब एडवाइजेबल कमेटी, जो आपको एडवाइस देती है। यानी जब संविधान ये जो संविधान की बात हो रही थी उस समय जो एडवाइस देते हैं उस कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम है परामर्श समिति, ठीक है। बाद में जे.बी. कृपलानी भी हमारे संविधान के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। उनकी अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया, ठीक है। परामर्श समिति और उप समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक अधिकार को संविधान में शामिल किया गया। यानी ये बात आपको याद रखनी है, जो दो समितियां हमारी गठन की गई थी, एक तो परामर्श समिति, एक उप समिति, इनके आधार पर ही संविधान में मौलिक अधिकार को लिया गया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, आगे का जो मौलिक अधिकार में है वो है, आगे का जो पॉइंट है, विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार। विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार, ठीक है। इसमें कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। देखिए इसमें इतना ही है। नेक्स्ट पॉइंट में आपका विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार, यानी विदेशियों को प्राप्त जो मौलिक अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड है, इसमें यही बात आपको बताई गई है। तो ये बात आपको याद करनी है कि जो विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार में उसमें अनुच्छेद कौन से हैं? 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ये सारे अनुच्छेद विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो है केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। ये भी कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड है, यही बात इसमें है बस, ठीक है।
तो इसमें जो अनुच्छेद आता है, कौन से अनुच्छेद आते हैं इसमें? 15, 16, 19, 20, 15, 16, 19, 20 और 30। ठीक है। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, जो हमारे देश के जो नागरिक है उनको प्राप्त मूल अधिकार कौन से है, वो कौन से अनुच्छेद में आते हैं? इसमें सिर्फ यही अनुच्छेद है आपके, अनुच्छेद 15, 16, 19, 20 और 30। ठीक है, क्लियर। अब है आगे, मौलिक अधिकारों के टोटल 6 वर्ग है। देखिए, मौलिक अधिकारों को 6 वर्गों में बांटा गया है। मौलिक अधिकारों के टोटल 6 वर्ग है, जो निम्न है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के टोटल 6 वर्ग है। अब वो कौन कौन से हैं उसकी हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों में कौन कौन से 6 वर्ग आपके शामिल है? तो इसमें जो सबसे पहला वर्ग है आपका फर्स्ट, वो है समता का अधिकार। समता का अधिकार। ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 14 से 18। क्लियर। जो आपका मौलिक अधिकार में जो पहला वर्ग है वो है समता का अधिकार। वो कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, अब इसमें अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है, तो इसमें जो अनुच्छेद 14 है वो किससे रिलेटेड है उसकी स्टडी अपन करेंगे। फिर 15 किससे हैं, 16 किससे हैं, 17 किससे, 18 किससे हैं, यानी एक एक अनुच्छेद के बारे में अपन पढ़ेंगे। कौन सा अनुच्छेद किस बात से रिलेटेड है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 किससे रिलेटेड है? संविधान में अनुच्छेद 14 किससे रिलेटेड है? वह फिक्स है कि ये अनुच्छेद इस बात से रिलेटेड है। तो जो अनुच्छेद 14 है वो किससे रिलेटेड है? वो है आपका समानता एवं कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था। समानता एवं कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था। क्लियर। अनुच्छेद 14 इस बात से रिलेटेड है, समानता एवं कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था। ठीक है, क्लियर। ये सिर्फ आपको याद ही करना है, इसमें और कोई समझाने लायक है नहीं इसमें। ठीक है, फिर है आपका अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15, अब ये किस बात से रिलेटेड है? किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध। किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध। क्लियर। अनुच्छेद 15 किस बात से रिलेटेड है? किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध। देखो, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे संविधान के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो भी अस्पृश्य था, यानी छुआछूत के जस्ट खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने ये बात ठान रखी थी कि जब तक मैं छुआछूत को मिटा नहीं लूँ तब तक दम नहीं लूँगा। यानी संविधान में मैं ऐसी व्यवस्था करूँगा ताकि छुआछूत बिल्कुल खत्म हो जाए और सभी को समान अधिकार मिले। ठीक है, इसी बात को पॉइंट में रखते हुए ये बात कही गई है कि किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध, यानी किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, सभी समान रूप से रहे। ठीक है, क्लियर। अब है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या बात कही गई है? लोगों को लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोगों को लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्लियर। देखिए, इसमें लोक नियोजन का क्या मीनिंग है? लोक नियोजन यानी लोगों के कल्याण के लिए आप क्या काम कर रहे हैं।
वो बात इसमें इस अनुच्छेद में आपके बताई गई है, अनुच्छेद 16 में। क्लियर? अब है आपका आगे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल। अनुच्छेद 17 ये किससे रिलेटेड है, किस बात से रिलेटेड है? अस्पृश्यता के अंत से संबंधित प्रावधान। अस्पृश्यता के अंत से संबंधित प्रावधान। क्लियर? देखिए इस अनुच्छेद में क्या बताया गया है, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित प्रावधान। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, यानी छुआछूत को बिल्कुल समाप्त कर दें, उसके लिए हमारे संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, उससे रिलेटेड ये इस अनुच्छेद में बताया गया है आपके अनुच्छेद 17 में। ठीक है? अब है अनुच्छेद 18। ठीक है? अनुच्छेद 18 में क्या है? शैक्षिक व सैन्य क्षेत्र के अतिरिक्त शैक्षिक व सैन्य क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य द्वारा दी जाने वाली अन्य किसी भी उपाधि का निषेध। अन्य किसी भी उपाधि का निषेध। ठीक है? देखिए अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया है, शैक्षिक व अन्य सैन्य क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य द्वारा दी जाने वाली अन्य किसी भी उपाधि का निषेध। यानी शैक्षिक व सैन्य क्षेत्र यानी सैनिकों को जो सुविधा मिलती है, उसके अलावा राज्य द्वारा दी जाने वाली अन्य किसी भी उपाधि का निषेध, यानी अन्य कोई भी उपाधि आपकी प्रोहिबिटेड रहेगी, अन्य कोई उपाधि आपको नहीं दी जाएगी, वो इस अनुच्छेद में बताया गया है। क्लियर? ये तो हो गया आपका सबसे पहला मौलिक अधिकार में जो 6 वर्ग है उसमें सबसे पहला वर्ग। अब है आपका सेकंड वर्ग। सेकंड वर्ग क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22। देखिए इस वर्ग में भी हम ये स्टडी करेंगे कि कौन सा अनुच्छेद किससे रिलेटेड है। ठीक है? क्लियर? स्वतंत्रता का अधिकार, मैन इसका जो टाइटल ये है, टॉपिक जो आपका वर्ग है, 6 वर्ग है उसमें से दूसरा वर्ग है ये, और ये कौन से इस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 19 से 22। तो अपन 19, 20, 21, 22 अलग अलग अनुच्छेद की स्टडी करेंगे और कौन सा अनुच्छेद किससे आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आपका अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19। ठीक है? इसमें क्या बताया गया है? व्यक्तियों के लिए 6 स्वतंत्रताएं हैं। व्यक्तियों के लिए 6 स्वतंत्रताएं। ठीक है? तो इसमें कौन कौन सी 6 स्वतंत्रता है? भाषण एवं अभिव्यक्ति, ठीक है, समूह बनाने, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने, आने जाने तथा देश के किसी भाग में बसने और किसी भी व्यवसाय
किसी भी व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता या व्यापार करने की स्वतंत्रता क्लियर सुनिश्चित की गई है। सुनिश्चित की गई है। 97 में संविधान संशोधन अधिनियम 97 में संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी में अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी में संघ के बाद या कोऑपरेटिव सोसाइटी सब जोड़े गए हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी शब्द जोड़े गए हैं। क्लियर? देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपका आर्टिकल नंबर 19। इसमें क्या बताया गया है? व्यक्तियों के लिए 6 स्वतंत्रता है। व्यक्तियों को जो 6 स्वतंत्रता है यानी 6 जो आज़ादी दी गई है वो कौन कौन सी है? भाषण एवं अभिव्यक्ति, आप कोई भी भाषण दे सकते हैं। अभिव्यक्ति यानी आपकी बोलने की स्वतंत्रता है, आप कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं बिल्कुल राइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। समूह बनाने, आप ग्रुप्स बना सकते हैं, ग्रुप बना के कुछ भी कर सकते हैं। शांति पूर्ण सम्मेलन करने, कोई भी आप सम्मेलन करते हैं, कमेटी करते हैं तो वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई हुड़दंग नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण सम्मेलन होना चाहिए। आने जाने तथा देश के किसी भी भाग में बसने और किसी भी व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता, आने जाने कहीं भी आप आ जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी व्यापार आप कर सकते हो, उसको भी आपके कोई रोक टोक नहीं है, ऐसी संविधान में हमारी व्यवस्था कर रखी है, ठीक है। ये तो है आपके 6 स्वतंत्रताएं सुनिश्चित की गई है। 97 में संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी में एक अनुच्छेद जोड़ा गया है। 19 फर्स्ट सी में संघ के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी सब जोड़े गए हैं, यानी एक अनुच्छेद जोड़ा गया है 19 सी, उसमें संघ सब जोड़ा गया है, उसके बाद में कोऑपरेटिव सब भी इसमें जोड़े गए हैं, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 20। अनुच्छेद 20, ठीक है। देखो इस अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया है और अनुच्छेद 20 कैसे रिलेटेड है, संविधान में क्या बताया गया है अनुच्छेद 20 के बारे में, वो हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया है? किसी व्यक्ति को तभी सजा दी जा सकती है, किसी व्यक्ति को तभी सजा दी जा सकती है यदि वह उस विशेष समय में यदि वह उस विशेष समय में लागू नियम का उल्लंघन करे, लागू नियम का उल्लंघन करे, ठीक है। क्लियर? देखिए आर्टिकल 20 में क्या बताया गया है? किसी व्यक्ति को तभी सजा दी जा सकती है, यानी अगर उसके खिलाफ कोई अपराध घोषित हो सकता है या उसी समय में अगर वो कोई किसी बात का उल्लंघन करता है तो ही उसको सजा दी जा सकती है, अदरवाइज उसको किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी जा सकती। ये आर्टिकल 20 में बताया गया है, ठीक है। क्लियर? अब है आर्टिकल 21। अनुच्छेद 21, इसमें क्या बताया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति की जीवन व दैहिक स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति की जीवन व दैहिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। व दैहिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। क्लियर? देखिए, इस अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है? विधि द्वारा स्थापित, विधि यानी कानून, कानून द्वारा स्थापित जो भी नियम है प्रक्रिया के तहत किसी भी व्यक्ति की जीवन व दैहिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। ये इस आर्टिकल में कहा गया है और ये आर्टिकल इससे रिलेटेड है और संविधान में इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। ये फैक्ट कानून है। ठीक है, इसमें और भी आगे बताया गया है संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम, संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है। नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है। ठीक है, इसके द्वारा राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी और यह राज्य के कानून के तहत होगा। ये राज्य के कानून के तहत होगा। क्लियर? देखिए, इसमें आगे क्या बताया गया अनुच्छेद 21 में एक छोटी सी व्यवस्था की गई है। वो ये है कि संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम, संविधान में संशोधन अधिनियम होते रहते हैं, तो इसमें जो 86वां संशोधन अधिनियम है 2002 के द्वारा 2002 में हुआ था, एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है। देखो, संविधान में जो नियम है वो है कि जो बात फैक्ट है वो फैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। ये संविधान का नियम है, संविधान के निर्माण में ये नियम लागू किया जा सकता है, किया गया था, लेकिन उसके अनुच्छेद में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, नया अनुच्छेद जोड़ा जा सकता है, अनुच्छेदों में परिवर्तन हो सकता है। तो एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है जिसका नाम है 21A। ठीक है, जोड़ा गया है। इसके द्वारा राज्य को, इस अनुच्छेद में क्या व्यवस्था की गई है कि इसके द्वारा राज्य में जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा आपको उपलब्ध करानी होगी। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करानी होगी, ये अनिवार्य होगा। और ये सब राज्य के जो नियम है, कानून के नियम है, राज्य के नियम उसके अकॉर्डिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग ये व्यवस्था लागू होगी राज्य में। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आगे का जो अनुच्छेद है वो है आपका अनुच्छेद 22। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 22। इस अनुच्छेद 22 में क्या बताया गया है?
अनुच्छेद 22 किससे रिलेटेड है, किस बात से रिलेटेड है, इसकी स्टडी हम यहाँ करेंगे। तो अनुच्छेद 22 में कहा गया है किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना उसे कारण बताए नहीं की जाएगी। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना उसे कारण बताए नहीं की जाएगी। क्लियर? किसी बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में क्या बताया गया है, आपके अनुच्छेद 22 जो आर्टिकल है इसमें क्या बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति की जो गिरफ्तारी है बिना उसे कारण बताए आप नहीं कर सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध घोषित हो गया है तो उसको बिना कारण बताए आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं और 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना अनिवार्य होगा। ठीक है, 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी बंदी को आप बंदी बनाकर नहीं रह सकते हवालात में। ये संविधान में नियम है, बिल्कुल फैक्ट नियम है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कैंडिडेट जो भी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बात है। जो तीसरा हमारा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, जो थर्ड हमारा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कौन सा अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 23 व 24। अनुच्छेद 23 व 24। क्लियर? देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये संविधान में कौन से अनुच्छेद में आता है? 23 व 24। अब इसमें आर्टिकल 23 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 24 में क्या बताया गया है, दोनों को अपन अलग अलग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है आर्टिकल आपका 23 यानी अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है? मनुष्यों का व्यापार बेगार और अन्य प्रकार से कराया जाने वाला बलपूर्वक श्रम दंडनीय अपराध है। कराया जाने वाला बलपूर्वक श्रम दंडनीय अपराध है। क्लियर? समझ में आ गया? देखिए, अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? मनुष्यों का व्यापार और बेगार यानी बेरोजगारी, ठीक है, और अन्य प्रकार से कराया जाने वाला जो श्रम है, जो अन्य प्रकार से या फोर्स देके जो आप उनसे मेहनत करवाते हैं, वो दंडनीय अपराध है। वो इस आर्टिकल में बताया गया है। यानी आप किसी को भी फोर्स देके कोई काम नहीं करा सकते हैं, ये बात फैक्ट है। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट आर्टिकल 24। अनुच्छेद 24। देखिए, अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 24 जो भाग है उसमें क्या विषय सामग्री है और वो विषय सामग्री कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड है, वो बात इसमें बताई गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों एवं अन्य
कारखानों एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, देखिए आर्टिकल 24 में क्या बताया गया है, क्या व्यवस्था की गई है संविधान में। जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको कारखानों में, खानों में या जो भी जोखिम वाले कार्य है उनमें उनको नहीं लगाया जा सकता, यानी वो काम आप नहीं करा सकते 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। ये इस आर्टिकल में फैक्ट बात कही गई है और हमारे संविधान में इसमें व्यवस्था की गई है। संविधान में एक नियम बनाया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप अन्य जोखिम भरे कार्य नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक मैं यही समाप्त करता हूँ। ओके।